अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पीएलडी की ही एक और टाइप को स्टडी करेंगे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की एक और टाइप में क्या डिफरेंस है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे में, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएलडी के एक और टाइप के बारे में, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, पीएएल। पीएल जो है वो बेसिकली एब्रीविएशन है प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक का। इसमें प्रोग्रामेबल जो होते हैं, इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है कि जो हम प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे यूज़ करते हैं वहाँ पर जो एंड और आर गेट होते हैं वो दोनों प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जबकि पीएएल में जस्ट एंड अरे जो है वो प्रोग्रामिंग करता है और जबकि आर अरे जो है वो फिक्स्ड रहता है। ये फ्यूज़ और एंटी फ्यूज़ टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें कहीं पर फ्यूज़ या फिर फ्यूज़ को ब्लॉक करना हो या ब्लोइंग कराना हो तो उसके डिज़ाइन के लिए भी हम प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक को यूज़ करते हैं। इनके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन करा के दिखाएं कि पीएएल की इम्प्लीमेंटेशन कैसे ड्रा की जा सकती है। बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी बिल्कुल सिमिलर होती है पीएलए की तरह, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे की तरह। जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम आर ऑपरेशन जो यूज़ करते हैं वो फिक्स नहीं होता, यहाँ पर जो आर ऑपरेशन होता है वो फिक्स होता है। हमने यहाँ पर भी क्या करना है, जस्ट सबसे पहले हमने के मैपिंग करानी है। उन के मैपिंग के रिज़ल्ट के मुताबिक हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन का रिज़ल्ट आए उसके हमने प्रोडक्ट टेबल को ड्रा करना है और उसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द पीएएल इन विच वी हैव द 3 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 इनपुट और 4 आउटपुट दी गई हैं तो ऐसा फंक्शन जो है कि पीएएल की मदद से इम्प्लीमेंटेशन करा के दिखाएं। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट्स दिए गए हैं वो ए बी सी डी हैं और उनके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी। इक्वल है ई एम 1 ई एम 2 ई एम 3 ई एम 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटू 1 2 4 6 0 1 3 6 7 1 2 4 6 7 एंड 1 2 3 5 7। हमारे पास यहाँ पर जो एक्स वाई जी हैं वो एज अ इनपुट हैं और आउटपुट जो हैं ये ए बी सी डी जो हैं ये आउटपुट के तौर पर हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करके देंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने के मैपिंग ड्रा करनी है। के मैपिंग हमें पता है कि मिनिमाइजेशन फंक्शन को अगर हम मिनिमाइज़ कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम के मैपिंग यूज़ करते हैं। के मैपिंग ग्रे कोड सीक्वेंस में की जाती है, यानी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स की बात की है तो मीन हम एज के लिहाज से यानी 2⁻³ 8 के लिहाज से हम जो है वो एक टेबल ड्रा करेंगे और वहाँ पर हम के मैपिंग को शो कराएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो एक्स वाई जी हैं, तो हम यहाँ पर के मैपिंग इसी तरह करेंगे। और जो 1 2 4 6 है ये डेसिमल की फॉर्म में दिया गया है, तो हमने इसकी डेसिमल से ग्रे कोडिंग में कन्वर्जन करके चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम ए के लिए अगर हम चेक करें, हमने यहाँ पर ग्रे कोडिंग ऊपर लिखी हुई है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पर जो ए है यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो जो ये बॉक्स हैं इनके अंदर जो डेसिमल कन्वर्जन है वो 0 1 3 2 4 5 7 6। तो हम वैल्यूज़ की मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 1 2 4 6। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, जो हमारी पेयरिंग है वो क्या कैसी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पेयरिंग हो रही है वो बेसिकली कॉर्ड की फॉर्म में नहीं है, पेयर्स की फॉर्म में है। तो एक पेयर जो है वो ये बन रहा है और दूसरा पेयर जो है वो कॉर्नर पेयर है, यानी इधर और इसका। और जो थर्ड है इसकी कोई पेयरिंग नहीं है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो ए बार बी बार सी की फॉर्म में आएगा, यानी एक्स बार वाई बार जी की फॉर्म में। तो ए का जो रिज़ल्ट आया है वो ये है एक्स जी बार प्लस वाई जी बार प्लस एक्स बार वाई बार जी। उसके बाद हमने बी की मैपिंग चेक की, तो बी की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो ये थी 0 1 3 6 7। तो हमने 0 1 3 6 7 में 1 1 1 पुट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है कि इनके पेयरिंग ड्रा की और पेयरिंग का जो रिज़ल्ट आता है वो ये आया है एक्स बार प्लस वाई जी प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। फिर इसी तरह हमने सी की चेक की। सी के लिए हमने एक्स जो रिज़ल्ट देखा तो हमारे पास जो पेयरिंग थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी। मीन हमारे पास एक पेयर ये था, एक पेयर ये बन रहा था और एक कॉर्नर पेयर बन रहा था जिसकी कोई पेयरिंग नहीं है। तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया है कि हमने नोट किया कि ये रिज़ल्ट तो पहले से ही ए में आ चुका है, तो हमने इसकी फिर और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की
और सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो a प्लस एक्स वाई की फॉर्म में आता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डी के लिए जब हमने डी की पेयरिंग की तो वहाँ पर क्वाड बन रहा था और एक पेयर, उसकी मदद से जो रिज़ल्ट आता है वो ये है z प्लस एक्स वाई वाई। यहाँ पर के मैपिंग में मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बता सकती कि डेसिमल कहाँ पर 0 1 3 2 4 5 7 6 लिखा हुआ होता है। ये पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि किस तरह हम के मैपिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट रिज़ल्ट बता दिए गए हैं कि के मैपिंग इस तरह ड्रॉ होगी और उनके रिज़ल्ट ये आएंगे। अब हमने क्या करना है कि अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही के मैपिंग, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से के मैपिंग के एक अलग से लेक्चर बनाकर सेंड कर दूँगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गए जिस तरह हमें चाहिए थे। हम इन रिज़ल्ट की मदद से क्या करेंगे, अब हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स आ गई हैं, ये हमारी आउटपुट हैं ए बी सी डी। अब हमने इन प्रोडक्ट टर्म्स की मदद से हमने क्या करनी है, इनपुट्स देखनी है और आउटपुट कैलकुलेट करनी है। तो हम देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो यहाँ पर लिख ली हैं। पी ए एल में जस्ट डिफरेंस ये होता है कि मीन हम देखते हैं कि हमारी जो कोई एक भी आउटपुट की वैल्यू अगर 3 बिट में आ रही है तो हमने सब की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 बिट के लिहाज से लिखनी है। अगर 2 में आ रही है तो हमने 2 के लिहाज से लिखनी है। अगर यहाँ पर वैल्यूज़ 3 की बजाय 4 होती तो हमें यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 की फॉर्म में लिखना होता। चाहे वहाँ पर हम इंक्लाइन डाल देते कि मीन कोई वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन गेट्स जो हैं वो अटैच हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट टर्म्स लिखी हैं वाई जी बार, एक्स बार, वाई बार जी। ये हमारे पास ए का रिज़ल्ट था, ये बी का रिज़ल्ट है, ये सी का और ये डी का। अब हमने क्या किया, वाई जी बार यानी हमारे पास वाई पर 1 है और जी पर 0 है, बाकी कहीं पर भी कोई वैल्यूज़ नहीं है तो हमने वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एक्स 1 है और जी बार यानी जी 0 है, एक्स 1 और जी 0 बाकी जगहों पर कोई वैल्यूज़ नहीं है। एक्स बार वाई बार जी को देखें तो एक्स का इन्वर्टर 0, वाई का इन्वर्टर 0 और जी 1 और ए हमारे पास नहीं है। उसके बाद एक्स बार वाई बार यानी एक्स भी 0 है हमारे पास, वाई भी 0 है, बाकी दोनों जगहों पर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। उसके बाद जो प्रोडक्ट टर्म है वो वाई जी है यानी वाई 1 जी 1, बाकी दोनों जगहों पर एक्स और ए हमारे पास नहीं है। एक्स जी में हम देख सकते हैं एक्स भी 1 होगा और जी भी हमारे पास 1 होगा, बाकी हमारे पास वाई और ए नहीं होंगे। ए में हमारे पास ना एक्स होगा, ना वाई, ना जी 1। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ए की वैल्यू तो हमारे पास इसी तरह आई थी कि वाई जी बार, एक्स बार, वाई बार, जी बार, तो हम यहाँ पर एक्स वाई जी में वैल्यूज़ तो पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे पास जस्ट सिंपल इनपुट्स में एक्स वाई जी दिए गए हैं, उनकी कम्बिनेशनल रिजल्ट नहीं दिए गए कि बार की फॉर्म में है। तो इस वजह से हम एक्स वाई जी पर इंक्लाइन पुट करेंगे और ए की जगह 1 पुट करेंगे। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो 1 1 है, जी हमारे पास नहीं है और ए भी नहीं है। उसके बाद हमने 3 बिट को कंप्लीट करने के लिए एक और गेट को अटैच किया जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, जिसमें कोई स्विचिंग नहीं है, तो यहाँ पर इंक्लाइंट आ जाएगा यानी कोई वैल्यूज़ नहीं है, हर जगह स्लैश आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और रिजल्ट था, प्रोडक्ट हम थी जी, तो यहाँ पर जी पर 1 आ जाएगा, बाकी जगहों पर कोई वैल्यू नहीं है। एक्स बार वाई में एक्स 1, वाई बार 0 और जी ए कुछ भी नहीं। इसी तरह लास्ट में जो डी की थी वो भी इंक्लाइन। आउटपुट में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो हम हमारे पास जो ये फर्स्ट 3 बिट है ये एक्चुअल में रिजल्ट ए का था, तो हमें तीनों जगह ए लिखना चाहिए था, हमने एक जगह क्यों लिखा? ये एक जगह ए इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने तीनों के साथ सेपरेट आर गेट नहीं लगाए, इसके साथ एक आर गेट फिक्स है और वो आर गेट जो है वो तीनों के साथ इक्वली ही वर्क करेगा, यानी तीनों के साथ एट अ टाइम फंक्शन परफॉर्म करके देगा। इसी तरह सेकंड 4 5 6 है, वहाँ पर भी हमने कोई भी आर गेट अटैच नहीं किया, जस्ट हमने एक बी यानी एक आर गेट को फिक्स कर दिया जो इन तीनों बिट के साथ अटैच है। इसी तरह सी के साथ भी हमारे पास जो है वो जस्ट 1 आर गेट होगा जो इन तीनों के साथ अटैच होगा और डी के साथ भी 1 आर गेट होगा जो इन तीनों के साथ अटैच होगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से ड्रा की जाएगी। ये बेसिकली प्रीवियस प्रोडक्ट टेबल की सर्किट डायग्राम नहीं है, उसको ड्रा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने ये पिक यहाँ पर किसी और क्वेश्चन की अपलोड कर दिया जो क्लियरली बनी हुई थी कि मीन किस तरह हम इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो ड्रा कर सकते हैं। आप लोग प्रीवियस प्रोडक्ट टेबल की मदद से भी एक सर्किट डायग्राम जो है वो इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का है कि बी के साथ कोई भी हमारा एंड गेट ऐसा नहीं था जो फंक्शन नहीं कर रहा था। हम देख सकते हैं कि बी के साथ हमारी वैल्यूज़ जो थी वो तीनों में थी। सी और डी के साथ जो है वो हमारे पास 2 एंड गेट हैं जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करे, यानी सी के साथ जस्ट ये थर्ड वाला एंड गेट जो होगा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और डी के साथ भी ये वाला एंड गेट। बाकी इस एंड गेट के साथ भी कोई ना कोई स्विचिंग होगी और बी के साथ भी स्विचिंग होगी।
और हम देख सकते हैं कि हम इन तीनों एंड गेट के साथ जस्ट वन एक आर गेट को फिक्स कर रहे हैं, जिसमें स्विचिंग नहीं हो रही, फ्यूज़ नहीं हो रहा, फ्यूज़ का फंक्शन जस्ट हमारे पास एंड गेट परफॉर्म कर रहा है। आर गेट जो है वो फ्यूज़ नहीं हो रहा, जस्ट वो इनके साथ फिक्स है। तो ये ए बी सी डी की मदद से हम इसी सर्किट डायग्राम को देखकर प्रीवियस प्रोडक्ट टेबल के लिए भी एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।